2 साल पहले का जो लास्ट डेटा आया, ऑल इंडिया हायर स्टडीज़ का जो डेटा आया है, लगभग 2,66,00,000 लोग SC, ST, OBC के पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, PhD और मैनेजमेंट पास किए। और 2,66,00,000 में आप ये मान के चलिए, एक एस्टीमेट है कि लगभग 30 लाख लोग DNT कम्युनिटी के होंगे, लगभग 30 लाख। यानी एक साल में 30 लाख लोग DNT कम्युनिटी के, हमको एक आकलन है, कोई फिक्स डेटा नहीं, लेकिन एक आकलन जो है वो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो मैनेजमेंट पढ़ रहा है, वो PhD कर रहा है, लेकिन नौकरी में कहीं नहीं दिख रहे। जातिगत जनगणना में DNT की काउंटिंग अलग से हो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे के सारे रास्ते बंद है। DNT को लेकर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग देखते हैं। पहला काम तो ये करना चाहिए कि अपने इतिहास के बारे में लोगों को बताना चाहिए, तब आपको उन लोगों का सपोर्ट और आसानी से मिलेगा जो सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। मांगने से कुछ नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो लोग सिस्टम के अंदर अच्छी जगहों पे होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अर्थ जगत हो, उनके दिमाग में DNT की एक छवि अलग बिठाई गई पिछले 100-150 साल के अंदर। ईरानियन, एक चाइनीज़, एक ज्यूज़, एक यूरोपियन और एक बंजारा, जिन्होंने कई सौ साल तक पूरी दुनिया के ट्रेड पर राज किया, समुद्र पे राज किया, ज़मीन पे राज किया। तो मजबूत कम्युनिटी रही। वो आज क्यों हो गई, उसके हिस्टोरिकल कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि ये वो कम्युनिटी है जिसने दुनिया के ऊपर राज किया। लबाना जी ने कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, और मैं सबके नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन बिरादरी जानता हूँ। और ये DNT बिरादरी बाकी लोगों के लिए तो हो सकती है कि वो लैंडलेस बिरादरी नज़र आए, वो घुमंतु बिरादरी नज़र आए। हम लोगों के लिए, सिखों के लिए, तो वो ये बिरादरी है जिसने गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पे ज़मीन दी, लक्की शाह बंजारा ने अपना घर जलाकर, और भारत का संसद भवन लबाना की ज़मीन पर ही बना है। तो औरों के लिए वो बेघर हो सकते हैं, हमारे लिए तो उन्होंने भारत के संसद के लिए और सिख धर्म के सब सर्वोच्च स्थानों के लिए अपनी जगह दी। तो हमारी नज़र दूसरी है, औरों की नज़र कुछ भी हो। और मेरी पर्सनल जो समझ DNT ट्राइब के बारे में है, वो भी ये नहीं है कि ये कोई बहुत ऐसा समाज रहा जो हमेशा से पिछड़ा रहा। पहले मैं DNT के बारे में बहुत नहीं जानता था। गणेश देवी जी के संपर्क में जब कई साल पहले आया और बातचीत शुरू हुई, फिर इनके साहब की रिपोर्ट पढ़ी, फिर आर्टिकल्स पढ़ने शुरू हुए, तो एक इंटरेस्ट जगा। और जब मैं उपराष्ट्रपति जी के साथ, हामिद अंसारी जी के साथ दुनिया घूमते थे, सेंट्रल एशिया, तो अचानक से नोटिस किया कि भाई जो भाषा वहाँ के बंजारा बोल रहे हैं वही भाषा यहाँ के बंजारा बोल रहे हैं। तो पता लगा कि ये कम्युनिटी कोई भारत के अंदर सीमित कम्युनिटी नहीं है, ये 5 कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी है। एक ईरानियन, एक चाइनीज़, एक ज्यूज़, एक यूरोपियन और एक बंजारा, जिन्होंने कई सौ साल तक पूरी दुनिया के ट्रेड पर राज किया, समुद्र पे राज किया, ज़मीन पे राज किया। तो मजबूत कम्युनिटी रही। वो आज क्यों हो गई, उसके हिस्टोरिकल कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि ये वो कम्युनिटी है जिसने दुनिया के ऊपर राज किया। खास तौर पे बारूद, गन पाउडर के पूरे बिजनेस के ऊपर भारत के बंजारों ने यहां से लेकर ब्राजील तक राज किया। तो वो समझ के तहत मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बुलाया। मैंने फ़ोन किया अभी लबाना साहब को कि भाई प्रोग्राम आप एक मीटिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी आपके इशू के साथ जुड़ जाती है और कभी, जैसा आपने कहा, कि जेल में होते हैं तो आवाज़ नहीं उठाती है। ये सच है।
और वो सच इसलिए है, उसका एक बेसिक कारण है कि आपकी ताकत जितनी ज़्यादा हो, 15% है, 12% है, 11% है, उससे नीचे तो नहीं है, लेकिन वो बटी हुई है। कहीं पे वो एससी में है, कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी में है, कहीं जनरल में है। और बटी होने की वजह से एक जो पॉलिटिकल फोर्स बनना है वो नहीं है, और जब पॉलिटिकल फोर्स नहीं है तो लोकतंत्र में सारा खेल नेगोशिएशन का है। तो ये कम्युनिटी नेगोशिएट नहीं कर पा रही है ताकतों के साथ अपनी जगह लेने के लिए, ये बात सच है। सोनिया गांधी जी ने जब एनएसी में ये इशू समझा तो रनके साहब से कहा कि रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट आई भी। ये भी सच है कि रिपोर्ट जो आई उस पर जो अमल होना चाहिए था वो कितना चले कितना नहीं चले उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन एक रिपोर्ट आई और उसके बाद इडाटे कमेटी की रिपोर्ट भी आई। तो रिपोर्टें तो अब सामने हैं, रोड मैप भी सामने है, इसमें अब कोई नई चीज की जरूरत नहीं है, और ना तो मुझे लगता है कोई रिपोर्ट की जरूरत है, ना कोई रोड मैप की जरूरत है। जरूरत केवल इस बात की है कि जो चीज सुझाई गई है वो इस देश में हो कैसे, और यही एक पेंच है जो खुल नहीं रहा है। और वो पेंच तब तक नहीं खुलेगा जब तक फाइटिंग मोड में नहीं आएंगे। मांगने से कुछ नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो लोग सिस्टम के अंदर अच्छी जगहों पे होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो अर्थ जगत हो, उनके दिमाग में डीएनटी की एक छवि अलग बिठाई गई पिछले 100-150 साल के अंदर, और पहला रिस्पांस जो आता है वो कॉपरेशन नहीं करने का आता है। और यही एक चैलेंज है। इस चैलेंज को कैसे दूर करेंगे कि बाकी लोगों को आपके इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास है, जो ब्रिटिश टाइम में बदनाम करने का पूरा प्रोसेस हुआ, उससे और आज की ताकत से अवगत कैसे कराएं। पहला तो एजेंडा ये होना होगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिनका दिल सही जगह पे भी होगा, उनको डीएनटी के बारे में असली जानकारी ही नहीं है, और जब जानकारी नहीं होती है तो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये पहला मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो ये प्रोसेस आप लोग शुरू कर रहे हैं सब इकट्ठे होकर, और आप सबके पीछे मासेस हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल स्पेस में बातचीत करने की जरूरत है वो अगर शुरू नहीं करेंगे तो लड़ाई पूरी नहीं होगी। संभव है कि कल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए, संभव है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो जाएं, संभव है कि जो उनका दिल सही जगह पे है वो इस इशू को उठा लें, ये संभव है, क्योंकि उनके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि वो इन इश्यूज के ऊपर बिल्कुल अपनी पूरी राजनीति को दांव लगाकर चल रहे हैं। वरना उनके लिए भी बहुत आसान है, आज नफरत बोकर वोट मिलता है, दूसरे को गाली देकर वोट मिलता है, झूठ बोलकर वोट मिलता है। और ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ये सब नहीं कर सकते, झूठ तो वो भी बोल सकते हैं, नफरत वो भी फैला सकते हैं। राजनीति है जिसके अंदर आपकी बात आती है, तो संभव है कि जब हम सत्ता में आ जाएं तो राहुल गांधी जी के साथ हम इस रास्ते को और आसान बना दें। लेकिन सिर्फ उस इंतजार में बैठे रहना वो ठीक नहीं है, और इंतजार में बैठेंगे तो सत्ता भी सही लोगों के हाथ में नहीं आएगी। तो मेरा जो एक कहना है वो ये है कि एक चीज, कि डीएनटी को लेकर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग देखते हैं, पहला काम तो ये करना चाहिए कि अपने इतिहास के बारे में लोगों को बताना चाहिए, तब आपको उन लोगों का सपोर्ट और आसानी से मिलेगा जो सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात, एक्शन के रूप में 2 कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी, कोर्ट की आ चुकी कि कास्ट सेंसस में डीएनटी की गणना अलग से होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन स्पष्ट है। अब इस कास्ट सेंसस में उसको कैसे इशू बनाया जाए, पूरा ताकत उस पर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस पे इशू, अगर आपके 10-12 करोड़ लोग हैं और अगर थोड़ा बहुत भी खौफ पैदा हुआ कि हम अगर ये नहीं मानेंगे तो इस देश में इतनी बड़ी संख्या के वोटर्स हमारे अगेंस्ट होंगे, तो ये सरकार मानेगी।
पहले कास्ट सेंसस के नाम भी नहीं ले रहे थे। अभी आपने बोला कि राहुल गांधी जी आप कास्ट सेंसस की बात कम कर रहे हैं, नहीं। अभी अगर आपने कल का भाषण सुना हो लखनऊ का, और 4 दिन पहले ओबीसी महिलाओं के सम्मेलन में भाषण सुना हो, दोनों इस हफ्ते 2 बार उन्होंने बात की है। ये बात सच है, क्योंकि लेकिन पार्लियामेंट में कई बार दूसरे इश्यूज आ जाते हैं तो लेकिन राहुल गांधी अडिग हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेशर बनाया, उस प्रेशर के चलते जातिगत जनगणना मोदी अब मान रहे हैं, इस बार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं अभी किसी को मालूम नहीं, अभी फॉर्म में भी नाम नहीं है, वो एक अलग बात है। हो सकता है कि जुमला ही निकले बाद में, हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि आप सबकी जो फोर्स है, आप सबके पीछे जो लोग हैं, उनको हमको इकट्ठा करके कहीं ताकत दिखाने का प्लान करना चाहिए कि जातिगत जनगणना में डीएनटी की काउंटिंग अलग से हो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे के सारे रास्ते बंद है। बहुत स्पष्ट ये एक कदम है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला एससी के मामले में, ओबीसी के मामले में स्पष्ट है कि इंपिरिकल डाटा चाहिए कि कितने पद पे आपके समाज के या दूसरे समाजों के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये इंपिरिकल डाटा चाहिए। ऑफिसों में क्या तो इंपिरिकल डाटा कैसे आएगा? वो केवल और केवल जातिगत जनगणना से आएगा। एक बार वो डेटा आ गया तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य होगा इस पे सही फैसला देने के लिए, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, किसी और का दिया हुआ नहीं है, उन्होंने दिया है। तो इस काम को कैसे करेंगे, मुझे लगता है ये प्लानिंग अगले आज और कल में होनी चाहिए, और उसमें हम लोगों की क्या मदद चाहिए, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई प्री प्लान्ड एजेंडा है इसको लेके। हमारा एजेंडा 2 चीजों का स्पष्ट है, सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना। उसमें डीएनटी के सवाल पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी को कि एक छोटा डेलीगेशन, इतने सारे लोग तो मिलना मुश्किल होगा, लेकिन वो मिलकर राहुल जी के सामने अपनी बात करें। ये मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तक बात ये पहुंचे डीएनटी के सवाल पे, और वो अडिग रूप से खड़े हों। लेकिन उन तक बात पहुंचाना काफी नहीं होगा। ताकत को आप कैसे दिखाओगे जमीन पर, उसके बारे में मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, हालांकि मेरे दिमाग में कुछ चीजें हैं वो आपके, क्योंकि हम तो बोल के निकल जाएंगे, तो मोबिलाइज तो आप ही लोगों को करना है, नेता आप लोग हो। उस मौके को मत कीजिए, ताकत दिखाइए। ताकत नहीं दिखाएंगे तो मोदी के लोकतंत्र में आवाज नहीं सुनी जाएगी। कांग्रेस के लोकतंत्र में तो सुनी जाती है, मोदी के लोकतंत्र में तो नगाड़े की आवाज ही सुनानी पड़ेगी। वो नगाड़े की आवाज आप कैसे क्रिएट करोगे, ये सोचिए। समय कुछ ही हफ्तों का है, कुछ ही महीनों का भी नहीं है। एक बार जनगणना शुरू हो गई फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर अगले 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मुझे इतनी सी बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के अंदर डीएनटी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में डीएनटी के सवाल पे पहले बहुत मुखर होती थी। इतिहास में नहीं जाऊंगा, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक। पिछले कुछ सालों में दोबारा से डीएनटी का इशू उठा, रेणके साहब यहाँ बैठे हैं। फिर पार्टी के अंदर दोबारा से एक सेल बनाया गया डीएनटी के इश्यूज के लिए। और जब ये बात हुई तो पार्टी के अंदर भी ये जो आवाज़ को उठाने का काम है वो हम लोगों का काम है, हम लोग उसको उठाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ आवाज़ उठाएंगे और पीछे ताकत नहीं है तो कुछ सुनने का नहीं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली तो सर गिने जाते हैं और कुछ काम नहीं आता है। तो वो ताकत आप कांग्रेस के भी डिपार्टमेंट को दीजिए, और राहुल जी के साथ बातचीत करने का मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। मैं वायदा कभी नहीं करता हूं यूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मानेंगे, ठीक है ना, और हम इस इशू को उठाएंगे। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा, जो बिखरे हुए हैं एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, चारों में बिखरे हुए हैं, उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि कैटेगराइजेशन इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं है। सरकार कोई ये नहीं करेगी कि पूरे स्टेट्स के अंदर सब जगह एक फैसला हो जाएगा और सब, तो अलग अलग बिखराव होते हुए भी कॉमन मंच कैसे बने, ये एजेंडा होना चाहिए। क्योंकि मिलकर ही सबके पॉलिटिक्स और सबकी ताकत बनेगी। अकेले अकेले तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, कोई एमएलए एक आध बन जाएगा, कोई एक आध मंत्री बन जाएगा, उससे ज़्यादा जगह चाहिए। आप ये देखो, मैं अभी डेटा देख रहा था 2 साल पहले का, जो लास्ट डेटा आया ऑल इंडिया हायर स्टडीज़ का जो डेटा आया है, लगभग 2,66,00,000 लोग एससी, एसटी, ओबीसी के पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर,
इंजीनियर, पीएचडी और मैनेजमेंट पास किए हैं। और 2,66,00,000 में आप ये मान के चलिए, एक एस्टीमेट है कि लगभग 30 लाख लोग डीएनटी कम्युनिटी के होंगे, लगभग 30 लाख। यानी एक साल में 30 लाख लोग डीएनटी कम्युनिटी के, हमको एक आकलन है, कोई फिक्स डेटा नहीं, लेकिन एक आकलन जो है वो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो मैनेजमेंट पढ़ रहा है, वो पीएचडी कर रहा है, लेकिन नौकरी में कहीं नहीं दिख रहे, ना सरकारी में दिख रहे हैं, सरकारी तो अब है ही नहीं, ना ही प्राइवेट में दिख रहे हैं। तो जो 70 साल के अंदर जो डीएनटी के लिए सुविधाएं दी गई, कम दी ज़्यादा दी वो एक अलग बात है, जो दी गई उसके तहत हर साल 30 लाख आपका युवा तैयार हो रहा है, पढ़ा लिखा। वो कहाँ जा रहा है? और यही बात राहुल जी कर रहे हैं ना, कि वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और वो युवा जो पढ़ा लिखा है, जो प्रोफेशनली स्किल्ड है, वो रह कहाँ रहा है ये भी नहीं पता। पूरे देश के अंदर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, नए पढ़े लिखे लोग, वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, चेन्नई के मल्टी स्टोरी में, पटना के मल्टी स्टोरी में, पूरे दुनिया में आप कोई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में सर्वे कर लीजिए, 10 का कर दीजिए, आप पाएंगे कि अगर उन 10 मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में 10,000 लोग हैं तो डीएनटी के बमुश्किल 5, 7, 10 नाम मिलेंगे आपको। यानी जो ग्रोथ हो रही है भारत की, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसमें पढ़ने के बावजूद, पढ़ाई तो क्योंकि संविधान ने सुविधा दे दी तो चल रही है, तो हो रही है, पढ़ने के बावजूद उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा नहीं है आपके समाज के लोग। तो दायरे को अगले लेवल तक ले जाना, उन लोगों को चिन्हित करना, उनको अपने संघर्ष में जोड़ना, क्योंकि ये उनकी कमी नहीं है, वो बेचारे तो अपने लेवल पे केवल पढ़ सकते थे, पढ़ गए, लेकिन मेन स्ट्रीम में, नौकरी में, अर्थव्यवस्था में जगह मिले, ये लड़ाई कैसे होगी? तो जातिगत जनगणना एक बात, इतिहास की बात दूसरी बात, ताकि लोगों तक पॉजिटिव चीजें पहुंचे। मैं मानता हूं पूरे देश के अंदर बहुत कम लोगों को इतिहास मालूम है, रीसेंट वाला इतिहास मालूम है, जो डिस्टॉर्टेड इतिहास तैयार किया गया था दबाने के लिए। और तीसरी बात, जो आपके युवा पढ़ रहे हैं, उनके बीच में, उनको मेन स्ट्रीम में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में कैसे लाया जाए, ये एजेंडा अगले कुछ साल का डीएनटी का होना चाहिए। बस ये बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा और बाकी मैं बैठा हूं सुनने के लिए। शुक्रिया।